नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर। और आज की जो चर्चा है, आज की जो डिबेट है, हिजाब को लेकर है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में हमारे जो खास मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे पहले खास मेहमान हैं राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और दूसरे खास मेहमान हैं हमारे मुफ्ती अतीकुर रहमान जी। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हिजाब को लेकर, कि हिजाब मजहबी तौर पे क्या है, इसको लेकर पहले मैं जानना चाहता हूं ऋषिपाल जी आपसे कि वो जजमेंट क्या है जो आज कर्नाटक जो हाई कोर्ट ने दिया है। देखिए रफ़ी जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हिजाब का मसला था, हिजाब का क्या मसला है जो कोर्ट के अंदर गया। सबसे पहला मसला तो ये है कि जो क्लासरूम है, क्या क्लासरूम के अंदर हिजाब पहना जा सकता है। सवाल सबसे बड़ा ये था, क्योंकि कर्नाटक जो यूनिफॉर्म एक्ट है जो स्कूलों में लागू है, उसके हिसाब से स्कूलों के अंदर एक यूनिफॉर्म बना दी गई है, सब बच्चों के लिए वो समान है। तो उसमें स्कूल जो प्रबंधन है उनका यही कहना था, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्ट लगा हुआ है, सबको एक ख़ास यूनिफॉर्म जो भी प्रिस्क्राइब की गई है वो पहननी है। उसके अलावा कोई उस रूल का वायलेशन करेगा तो उसको अधिकार नहीं होगा स्कूल में आने का। इसी के ऊपर जो है कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रिट पिटीशन भी और 2 PL भी थी उसके अंदर लगी थी। इसी मुख्य मुद्दा यही था। तो जजमेंट में क्या कहा है कोर्ट ने? जजमेंट 55 पेज का जजमेंट है, काफ़ी बड़ा जजमेंट है और माननीय अदालत ने बहुत सारे पॉइंटों कवर किया है उसके अंदर। विशेष तौर पे उसमें जो पर्दा प्रथा है उसके ऊपर बात की गई है और विशेष तौर पे कहा गया कि ये अगर हिजाब को हम कंपलसरी बनाने की कोशिश करेंगे या महिलाओं के ऊपर उनको लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जो एक सशक्तिकरण हो रहा है या समाज में उनकी जो भूमिका का बढ़ना है वो कहीं ना कहीं जो है सीमित हो जाएगा, रुक जाएगा। हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने पिटीशन दायर की थी उनकी याचिकाएं सब रद्द कर दी गई हैं और उसके बाद ये जजमेंट कोर्ट ने दिया है। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान जी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर ये हिजाब का है क्या, मजहब में इसका क्या गहरा संबंध है हिजाब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाब एक पर्दे का नाम है जिससे जिस्म की सतरपोशी हो जाए, जिस्म कहीं से खुला हुआ नज़र ना आए, ऐसा कपड़ा, ऐसा लिबास अपनाया जाए जिससे सर भी ढका रहे, जिस्म भी ढका रहे। इसी का नाम हिजाब है। और हिजाब के लिए हमारे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने भी हिजाब से मुतल्लिक़ फ़रमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। परवरदिगार आलम ने फ़रमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फ़रमा दो कि जब वो अपने घर से बाहर निकलें किसी भी काम, किसी भी ज़रूरत के लिए, तो अपनी चादर के एक हिस्से को अपने सर और चेहरे पर रख लें जिनसे उनका सर और चेहरा ढक जाए। यही उनके लिए बेहतर है ताकि उनकी पहचान हो कि ये वो औरतें हैं जो आम औरतों की तरह नहीं हैं, बल्कि ये एक मुहज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता औरतें हैं और सताई न जाएं, यानी कोई उनके साथ छेड़खानी न करे। और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला गफ़ूरुर रहीम है। इस आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब बादिया घर से बाहर निकला करती थी तो कुछ लोग उनके साथ छेड़खानी किया करते थे, मस्खरे लोग मस्खरा किया करते थे, तंज़ कसा करते थे। और आज भी वैसा ही चल रहा है। हमारी कुछ माँ बहनें जब बंठन करके बगैर हिजाब के, बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के बाहर निकलती हैं तो कुछ शरीर लड़के वगैरह ऐसे होते हैं जो उनको देख करके उन पर तंज कसते हैं। मुफ्ती साहब, मैं रोकना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, आपने हिजाब को लेकर इस्लाम में, मजहब में क्या है वो बताया है हमारे दर्शकों को, लेकिन सवाल ये है कि
जो हाई कोर्ट जो कर्नाटक में जो जजमेंट आया है उसको लेकर आप कितने सहमत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो जो जजमेंट आया उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? हाई कोर्ट से जो हिजाब से मुतल्लिक जजमेंट आया है कि वह इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब बिल्कुल इस्लाम का लाजमी हिस्सा है और हमारी औरतों के लिए हिजाब का होना, हिजाब में होना यानी पर्दे में होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप क्या कहेंगे ऋषिपाल जी? देखिए, अभी मौलाना साहब ने खुद बताया कि ये एक समय था जिस समय कुछ घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को रोकने के लिए जो हिजाब का जो इस्तेमाल है या हिजाब को अपने आचरण में लाया गया। आपको मालूम है कि ये जो घटनाएं बताई गई ये अब से 1400-1500 वर्ष के पहले की बात है। हमारा समाज लगातार बढ़ रहा है और जिन स्थानों पर ये मतलब कुरान शरीफ लिखी गई और वहाँ पर हो सकता है ऐसी घटना हुई हो, अब आप उस घटनाओं को हमारे भारतवर्ष में भी ले आएंगे। जब यहाँ पर संविधान लागू हो गया है, अभी आपने कहा कि कुछ महिलाएं थी जो बांदी महिलाएं थी और कुछ महिलाएं बहुत शरीफ थी। हमारे देश के अंदर संविधान के हिसाब से हर महिला हर पुरुष बराबर का अधिकार रखता है, हर बेटी बराबर का अधिकार रखती है, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो या वो किसी उम्र की हो। तो ऐसी जो बेटियां हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए, आप उनकी जो उन्नति है, उनकी जो और उनको समाज में जो उनका आगे बढ़ना है, बड़े बड़े पदों पर जाना है और काम करना है, आप क्यों इन सब बातों से को रोकना चाहते हैं? मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप? ऋषिपाल जी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार तो सभी महिलाएं सभी औरतें एक समान हैं। जैसा कि ऋषिपाल जी ने कहा, मैंने जो बताया कि हमारे कुरान में हिजाब का हुक्म नाजिल हुआ और इन्होंने कहा कि उस वक्त के लिए देखिए हमारा कुरान नाजिल हुआ और हमारा परवरदिगार आलिमुल गैब व शहादा है, यानी वो हर चीज़ों को आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, क़यामत तक क्या होने वाला है, सबको वो जान रहा है। परवरदिगार आलम की नज़र में था कि जिस तरीके से आज छेड़खानियाँ हो रही हैं, कल भी औरतों के साथ छेड़खानियाँ होगी, इसलिए ये हुक्म कुरान का जो नाजिल हुआ क़यामत तक के लिए हुआ और आज भी ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारी औरतें चाहे जिस ज़माने में हो, हिंदुस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, तुर्कमेनिस्तान में हो, जिस ज़माने मुझे कह लेने दीजिए, जिस ज़माने में या जिस मुल्क में जिस सूबे में भी हो, हर सूबे के लिए हर मुल्क के लिए खुदा का वही एक कानून है और ये कानून ऐसा है जो कभी नहीं बदल सकता है, क़यामत तक यही कानून रहेगा। मौलवी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तो मौलवी भी हैं, निश्चित तौर पे आपने बहुत सारे देशों में यात्रा भी की होगी और बहुत से लोगों के आप संपर्क में आए होंगे। विशेष तौर पे जो मुस्लिम देश हैं उनमें आप जरूर संपर्क में आए होंगे। क्या मुस्लिम देशों में जहाँ पर हिजाब लागू है वहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध ख़त्म हो गए? वहाँ पे बलात्कार नहीं होते, वहाँ पे अपराध नहीं होते, वहाँ पे स्त्रियों को नहीं छेड़ा जाता? आप कैसी बातें करते हैं? क्या मतलब अरब कंट्रीज़ के अंदर और जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके अंदर महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे तो कितनी ख़राब स्थिति है। आप किस ज़माने में जी रहे हैं? आज हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। हमारा देश भारत देश जो है वो सब अब ये इम्पॉर्टेंट है ना कि आप और हम सब एक ही देश। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश भारत देश के नागरिक हैं, संविधान इस देश में लागू है। तो जब हम इम्पॉर्टेंट हमारे लिए संविधान है या हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए वो संविधान है। संविधान में कहा है कि सबको जो स्वतंत्रता है, सबको बराबरी का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में अगर बेटों को बराबरी का अधिकार है, पुरुषों को बराबरी का अधिकार है, तो किस तरीके से आप ये चाहते हैं बराबरी का अधिकार हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस अधिकार को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या सारी बेटियाँ वही सोच रखती हैं जो सोच आप रखते हैं? वो बेटियां सोच नहीं रखती, वो बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, बड़े बड़े कदम उनके सामने खुले हुए हैं, बड़े बड़े सपने खुले हुए हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल ही भारतीय सरकार ने एनडीए के अंदर महिलाओं को भी जो सैनिक के रूप में जो एक मिलिट्री ऑफिसर हैं उनके रूप में इजाज़त दे दी है। आज बेटियां जो हैं वो पायलट बन रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। आप चाहते हैं उनको रोका जाए? वो बात सही है कि देखिए आज का जो हमारा विषय है हिजाब को लेकर है कि मुस्लिम महिलाएं खेल जगत में क्या कर रही हैं या फिर सैनिक बल में क्या कर रही हैं, वो अलग अलग मामला है। लेकिन जो स्कूल में जो कर्नाटक के अंदर जो जनवरी से जो मुद्दा उठ रहा है कि जो हिजाब पहन के जो लड़कियां जा रही थी उनको मना किया गया है कि हिजाब पहन के नहीं जाएं। तो देखिए वहाँ पर भी मुद्दा मैं आपको बताऊं, वहाँ पर भी एक कानूनी बात है कि वहाँ पर संविधान के हिसाब से
जो वहाँ की विधानसभा है, विधानसभा ने एक स्कूलों के लिए कानून पास किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए स्कूलों में जो बच्चे होते हैं और स्कूलों में जो एक यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट लाया गया कि बच्चों को ये विश्वास हो कि इस समय वो केवल विद्यार्थी हैं, ना वो किसी धर्म के हैं। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कोशिश की जाती है कि जब वो बच्चा विद्यार्थी जीवन में है तो वो विद्यार्थी ही रहे और अपनी शिक्षा को एक विद्यार्थी के रूप में अपने गुरु से वो लेता रहे। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो विद्यार्थी जीवन की यही बात उसके लिए है। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल यह है मेरा कि जो कर्नाटक का जो मामला कर्नाटक का नहीं रह गया, पूरे देश का भी मामला बन रहा है कि कर्नाटक में मामला स्कूल में यह उठा है कि जो लड़कियां हिजाब पहन के जाती हैं वो जब अपने स्कूल प्रेमिसिस के अंदर होंगी, खासतौर पे क्लास के अंदर होंगी, तब वो हिजाब पहन के ना बैठे। उसके पीछे कई और तर्क कोर्ट के आगे पेश किए गए हैं। लेकिन कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर अगर वो जाती हैं, अपने घर से आना जाना करती हैं, तो हिजाब पहन सकती हैं। पूर्ण अधिकार है लेकिन स्कूल के अंदर और खासतौर पे क्लास लेने के दौरान हिजाब को मना किया गया। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इस पे? हिजाब के लिए जो मना किया गया है, वैसा स्कूल हो, ऐसा कॉलेज हो कि जिसमें लड़कियां हिजाब पहन कर के जाएं। हिजाब मैंने पहले बता दिया, हिजाब एक पर्दे का नाम है जिससे सर ढका रहे। जहाँ तक हमारा जिस्म पैर से लेकर के गर्दन तक ढका होता है और गर्दन से सर की दूरी सिर्फ 10 इंच की या 8 इंच की होती है। अगर सर पे कोई कपड़ा रहे तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लिहाजा इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और अगर पाबंदी लगी है और कोर्ट ने किया है, हम कोर्ट के संविधान को तस्लीम करते हैं, लेकिन हिजाब पर पाबंदी लगना, जैसे इस क्लास के अंदर हिजाब न रहे, हिजाब सर पर रहने से क्या दुश्वारी, क्लास में क्या कमी हो जाएगी? मुफ्ती साहब, एक चीज बार बार विरोधाभास में आ रही है कि जहां कोर्ट के इस जजमेंट को वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस जजमेंट को मानने की जो है इनकार भी नजर आ रहा है कि हम हिजाब को पहनेंगे। क्या जब कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि क्लास के वक्त में जो हिजाब ना पहना जाए, तो इसको क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्यों? एक मिनट, मैं बीच में आपकी बात को रोकना चाहूँगा। कोर्ट का जो जजमेंट है वो कौन स्वयं से अपना जजमेंट, अपने विवेक से जजमेंट नहीं है। कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे संविधान पर और जो कानून है उस कानून पर आधारित है। कर्नाटका यूनिफॉर्म एक्ट जो है बच्चों का स्कूल का, वो एक्ट बना हुआ है, वो कानून है, कानून में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म है। तो जो एक्ट बना हुआ है, जो विधानसभा ने पास किया हुआ है, तो कानून को सबको मानना है। आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने ये कहा है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। हाँ बिल्कुल, मज़हब में, इस्लाम में कहीं भी नहीं है हिजाब से मुताल्लिक। बिल्कुल। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और हमारे लोग जो जाना चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह, इसीलिए कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और मुसलमान औरतों को, लड़कियों को हमेशा हिजाब में ही रहना चाहिए और हिजाब में ही रह करके उसको पढ़ाई लिखाई भी करनी है। दिगर और जिस महकमे में भी जाना चाहते हैं, हिजाब का होना उनके लिए ज़रूरी है। सर ढका रहना चाहिए। अगर हमारे यहाँ सर खुल जाए तो नमाज नहीं होगी, अगर सर खुल जाता है तो शैतान उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। इसलिए हमारी औरतों के लिए लाजिम है, ज़रूरी है हिजाब में रहना और ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में दूसरी जगह फरमाया, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलो मिन क़ब्ल वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का दस्तूर चला आता है उन लोगों में जो पहले गुज़र गए और तुम अल्लाह के दस्तूर को हरगिज़ बदल नहीं पाओगे। यानी दुनिया बदल सकती है मगर अल्लाह का दस्तूर, उसका कानून नहीं बदल सकता है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप? मुफ्ती साहब ने तो कहा है, ऋषिपाल जी आपसे मेरा देखिए, कहना है। तो मैं आपको रफ़ी जी बताना चाहूँगा कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में भी जो 3 जज की बेंच थी, एक जज जो है वो मुस्लिम ही थे और बहुत ही काबिल जज हैं। और वो भी जैसे मुफ्ती साहब अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी जानकारी बता रहे हैं, वो भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम कानून के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। अपनी सारी जानकारी को अपने जजमेंट के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो हिजाब है वो
हालांकि आप इस पे मुझ पे कटाक्ष नहीं करेंगे, या मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये कटाक्ष करेंगे ऋषिपाल जी। आपको मुस्लिम जो पर्सनल लॉ के बारे में जानकारी क्या है, आप कैसे कर रहे हैं, फिर भी जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कानून के हिसाब से, या और मेरे मित्र जो हैं उनसे जानकारी मिली है कि जो मैं और मेरी पर्सनल जो अपनी कॉन्शियस कहती है कि जो रीति रिवाज हैं, जो वस्त्र हैं, जो आना जाना है, ये जो रीति रिवाज हैं, खाना पीना है, ये रीति रिवाज हमारे जो ईष्ट होते हैं, हमारे प्रभु होते हैं, जिसको हम कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कोई गॉड बोलते हैं, उनसे जो संबंध हमारा परमेश्वर के प्रभु के साथ होता है, उसकी संविधान में पूर्ण इजाज़त है। अंतकरण से आप किसी को भी मान सकते हैं, सबसे बात है। लेकिन उसके बाद जो आचरण है, मैं आपको बताऊँ संविधान क्या कहता है। ये संविधान कहता है सेक्शन आर्टिकल 25 के अंदर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यानी ये जो अधिकार है, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि कैसे लोक व्यवस्था है। अगर मौलवी साहब का ये मत, जैसे आप मौलवी साहब ने बताया कि हाँ इस तरह से कुछ लड़के हैं, कोई ऐसे करते हैं, तो मैं समझूंगा कि इस सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। वो आपराधिक मामले हैं, उनको वैसे ही लेना चाहिए। रिलीजियस क्या होता है, राइट टू रिलीजियस के ऊपर भी बता दीजिए कुछ। राइट टू सेक्शन आर्टिकल 25 जो है राइट टू रिलीजन का, 25 में विशेष तौर पे ये अधिकार दे रखा है कि हर व्यक्ति को अधिकार होगा अंतकरण की स्वतंत्रता का, यानी कि अपने मन से किसी भी इष्ट को मान सकता है, धर्म को आबोध रूप में मानने का, जिस भी तरह से धर्म है उसको वैसे ही मान सकता है, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि इस तरह से माना जाए, और आचरण करने का और प्रचार करने का। अगर मैं प्रचार करने चाहता हूँ किसी भी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे को पूर्ण अधिकार है। लेकिन ये सारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। उसमें लोक व्यवस्था को, सदाचार को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा। हो सकता है अगर आपको लगता है कि भाई मौलवी साहब जैसा कह रहे हैं कि हाँ हर महिला को हिजाब पहनना चाहिए, तो आप इस मुद्दे को लेके जो मुस्लिम समाज है, उस मुस्लिम समाज के अंदर आप एक आंदोलन को छेड़िए। मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम समाज अब कर्नाटक हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट तो चले गया है ना, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। मैं सर यही बताना चाहता हूँ ना, सवाल तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं, जो स्टूडेंट गए हैं, क्या वो संपूर्ण मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? बात सवाल ये है, इम्पॉर्टेंट ये कि ऐसी करोड़ों बेटियां हैं, ऐसे करोड़ों और महिलाएं हैं, वो क्या जो सोच मौलवी साहब जो सोच रखते हैं, या जो 4, 6, 10, 50 लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, क्या वही सोच रखते हैं? तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये समाज का मसला है और परिवर्तन की बात है। समाज को, किसी भी समाज को, मैं समझता हूँ समाज को परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए अगर समाज आगे बढ़ना चाहता है तो। मुफ्ती साहब, ऋषिपाल जी ने कानूनी बात पर रोशनी डाली है, क्या कहेंगे? ऋषिपाल जी ने जो कहा, सोच सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि हर शख्स को अपने मज़हब के मुताबिक ही, अपने धर्म के मुताबिक ही सोच रखनी चाहिए। जिसका जो धर्म बताता है उसके मुताबिक चले, और धर्म के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक चलने से ही हर इंसान को कामयाबी मिलती है। अगर चाहे कि हम धर्म को छोड़ करके, मज़हब को छोड़ करके परिवर्तन कर लेंगे, बढ़ावा आ जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं मुफ्ती साहब, एक सवाल खड़ा होता है, कौन से धर्म पे चलने की बात की जाएगी? जो जिस धर्म पर, भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पर कई धर्म है, लेकिन सभी धर्मों के ऊपर जो हमारा भारत देश है, हमारा संविधान है, हमारा संविधान जो है, इस देश को संविधान के अनुसार चलना है ना। धर्म के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर तमाम तरह की धर्म के अनुसार चलने की भी आपको पूरी आज़ादी है, आप धर्म के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन कानून कहता है कुछ जगह ऐसी है, जैसे आपको बताया, अगर मान लो कोई बेटी के पुलिस के अंदर नौकरी लग जाती है और वो कहती है कि नहीं हम तो, महिला वो कहती है कि हम तो अब बुर्का पहनेंगे, तो पुलिस की नौकरी कैसे कर पाएंगे? या मान लीजिए वो पायलट बन जाती है, वो कहेंगे हम तो बुर्का पहनेंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो उस स्थिति के अंदर एक बहुत विरोधाभास को जन्म देगी। तो ये बहुत एक ऐसा विषय है जिसमें मैं समझता हूँ कि मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम जो लोग हैं, और मैं मुस्लिम क्या सभी जो हम, क्योंकि समाज है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आपके परिवार में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, जो मेरे परिवार में हो रहा है आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि एक समाज का हिस्सा है। तो परिवर्तन का हमें सोचना चाहिए, और जो
आगे आगे जो समाज बढ़ रहा है उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। हमने आज की चर्चा काफ़ी करी है और बड़ी शांतिपूर्वक ये आज की डिबेट हमने की है, जिसमें ये निकल कर आ रहा है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सिर्फ उन महिला लड़कियों के ऊपर, मुस्लिम लड़कियों के आधार पर है जो स्कूली छात्र हैं, जो स्कूल में जाती थी, जिसमें ये कहा है कि स्कूल पर अगर वो क्या जो बाहर ग्राउंड है या बाहर स्कूल की कैंपस है उसके अंदर भी वो हिजाब को पहन के रह सकती हैं, लेकिन जब क्लास का टाइम होता है और जब क्लासेस शुरू होती हैं तो उस दौरान पे हिजाब को ना पहना चाहिए, जिसको लेकर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि देखिए कितनी हैरानी की बात है कि 2 घंटे के अंदर, 2 से ढाई घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर भी हो गई, फाइल भी हो गई है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जा रहा है तो कोर्ट का मामला है, लेकिन मजहबी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी आज की चर्चा को हमने पूरा करने का काम किया है, जिसमें ये समझाने का काम क्या है जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि हिजाब को पाबंदी नहीं लगाई गई है। हिजाब को लेकर सिर्फ क्लास में पढ़ने वाली लड़की हिजाब नहीं पहनेगी, इस बात को लेकर जजमेंट है। उसके बाद अपने घर में, स्कूल के बाहर, स्कूल आते वक्त, स्कूल जाते वक्त हिजाब पहने या जो उसके धर्म कल्चर जो कहता है वो उसको अपनाए और इस तरह से करे। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।